इंडिकेट कर दिया कि ये वाली वैल्यू माइनस होगी ना, तो यहाँ पर सिंपली सम वाला फार्मूला लगा इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, ये वैल्यू सारा सेलेक्ट कर, अब ये करेगा क्या, प्लस को प्लस के साथ ऐड करेगा और माइनस को उससे माइनस कर लेगा, एंटर प्रेस कर, ये 4,95,000 आता है कि नहीं आता। उसने इसके साथ 10,000 ऐड कर दिए तो 5,10,000, 15,000 माइनस करो तो 4,95,000, ठीक है। तो ये आपके पास जब एक वैल्यू एक से बढ़ जाए तो फिर आपने माइनस वाली वैल्यू ज़रूर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जिस फॉर्मूले के साथ, जिस वैल्यू के साथ इक्वल टू लगा है, तो इक्वल टू के आगे फिर वो माइनस वाला साइन लगा है तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू आपकी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा और सिंगल वैल्यू है तो वहाँ पर आप क्या करें, इसको ब्रैकेट में क्लोज करें। अब इसको मैं कंट्रोल C कर लूँगा और इधर आ जाऊँगा, इधर क्या कर लूँगा, कंट्रोल V कर दूँगा, दोबारा लिंक लगाऊँगा इक्वल टू, सेलेक्ट दिस वैल्यू एंड प्रेस एंटर, ये देखिए आ गई वैल्यू, वहाँ से यहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट। नाउ लेट्स कम टू दी, अच्छा ये आखिरी स्टेप हम कंप्लीट कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, आपके पास जो आखिरी वाला स्टेप है कैश पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब एक्सपेंसेस के लिए ये वाला रूल है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उस सब एक्सपेंसेस के लिए यही वाला रूल है। अब ये एक्सपेंसेस से मुराद आपकी जहन में आएगा कि कौन सा एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इनकम टैक्स एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं इस सब एक्सपेंसेस के लिए यही वाला रूल है। और ये जो डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंस है ये बेसिकली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंस से माइनस होगा। कौन से एक्सपेंस से माइनस होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एक्सपेंस बढ़ती है आपकी ऑपरेशन से। आप अगर किसी चीज़ को बना रहे हैं, फैक्ट्री को यूज़ कर रहे हैं, बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो डेप्रिसिएशन अराइज होती है दैट इज़ बेसिकली अराइजेस फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो आपने ये वाले एक्सपेंस की जगह हर एक एक्सपेंस को इंडिविजुअली कंसिडर करना है, एक बार एक, अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख के या अपनी इन एक्सपेंसेस को देख के, और आपने सिर्फ एक दफ़ा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस करना है ऑपरेटिंग से अंदर, हर एक्सपेंस से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर लिखें सैलरी एक्सपेंस और इससे भी डेप्रिसिएशन माइनस करें, सैलरी एक्सपेंस से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता, ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नहीं आप 100 जो होती है वो बुक वैल्यू होती है, आपने जिस पे लिया था और जिस पे बेच हो, और जो बीच में जो वैल्यू आपने कटौती हो रही है, ये जिस तरह मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया था, आप उसी बंदे से गोल्ड बनाए जिससे आप बना रहे हैं, और 2 दिन बाद उस गोल्ड को यूज़ किए बगैर, मैं टिक्की की बात नहीं कर रहा, ब्रिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं गोल्ड को डिज़ाइन की बात करूँ, जब आप उसको कन्वर्ट कर दें किसी शेप के अंदर, आप वही वाला गोल्ड उस बंदे के पास लेके जाएं, वो आपसे 18, 19, 20% पे लेगा, कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है कटौती, हालांकि उस बंदा आपसे कटौती कर रहा जिसने बनाया, उसने उसका अपनी चीज़ के ऊपर वही कॉन्फिडेंस नहीं रहा, क्योंकि अगर मार्केट से एक बंदा आएगा तो वो क्यों न्यू टिक्की के पैसे पे करेगा, वो कहते हैं यार ये तो बना बनाया चीज़ है, मैं क्यों मार्केट की रेट करूँ। अब ये जो वैल्यू कम हो गई है दैट इज़ नॉन डेप्रिसिएबल। अब इसको अगर आप यहाँ पर देखें तो इस एक्सपेंस के अंदर हमारे पास कितनी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास 4 बड़े एक्सपेंस हैं। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जिसकी हमने ट्रीटमेंट कर दी, दूसरा हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, फिर हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर हमारे पास क्या है, इनकम टैक्स एक्सपेंस। ये एक्सपेंस नहीं है, ये आपका लॉस है, एक्सपेंस वैसे है लेकिन ये आपकी इसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। कहाँ पर होगी वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसको हम उठा देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 लाख है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा कैश, यहाँ पर लिख दूँगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वैल्यू है 3 लाख रुपीज़। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने उठा दिया, ठीक है। मैं क्वेश्चन की तरफ चला जाऊँगा और आप देखते हैं उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000 and accrued expenses payable decreased by 6,000. Depreciation for the year amounted to 40,000. 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया है। तो मैंने आपको कहा था, तो एक और बात याद रखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए कोई रूल नहीं है, इट्स अ नॉन कैश आइटम एक्सपेंस, ये हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख देंगे लेस
डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, और वैल्यू कितनी है 40,000 और इसको क्या करें ब्रैकेट में क्लोज करें क्योंकि आगे भी 2 वैल्यू आनी है ना, ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली माइनस में चले, ठीक है। अब वहाँ पर चले जाए, उसमें लिखा है कि जो शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो चुके हैं, कितना 3,000, और जो लाइबिलिटी है एक्सपेंसेस पेबल है वो डिक्रीज हो चुके हैं, कितना 6,000। तो रूल्स में आ जाए, उसमें लिखना है कि अगर प्री पेमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्लस करोगे, और यहाँ पर वो इंक्रीज हो चुके हैं तो क्या करोगे, माइनस करोगे। ये डिक्रीज हो चुके हैं ना रिलेटेड प्री पेमेंट, ये रिलेटेड लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए वो कहता है कि आपकी एक प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो चुके हैं, तो जब ये इंक्रीज हो जाए तो क्या करना होगा, रिलेटेड प्री पेमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो ऐड करोगे। तो यहाँ पर लिख दोगे ऐड इंक्रीज इन रिलेटेड प्री पेमेंट, कितनी वैल्यू थी 3,000, आगे क्या करते हैं, आगे कहते हैं कि एंड एक्रूड एक्सपेंसेस पेबल डिक्रीज बाय 6,000, ये डिक्रीज हो चुकी है। तो ये देखिए अगर रिलेटेड एक्सपेंसेस पेबल क्या है, रिलेटेड एक्रूड लायबिलिटी है। एक्सपेंसेस पेबल का मतलब ये होता है, जिस तरह वो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी सीखा होगा, ये जो एडजस्टिंग एंट्री होती है उसके अंदर एक्रूअल और डेफर्स होता है। एक्रूअल वही जो आपको आपके ऊपर इनकट हो जाते हैं लेकिन पेमेंट आप उसकी बाद में करते हैं। जिस तरह आप लोग अपने घर का बिल भी पे करते हैं, जनवरी का बिल जाकर आप फरवरी में पे करते हैं, फरवरी का बिल आप जाकर मार्च में पे करते हैं। तो ये वही वाली बात है जो आपके ऊपर पहले लायबिलिटी होती है जो बाद में आपका एक्सपेंस बन जाता है। तो एक्रूड लायबिलिटी इसको कहते हैं। ये डिक्रीज हो चुकी है तो क्या करोगे, प्लस कर लोगे। ये भी डिक्रीज हो चुकी है यहाँ पर, तो 6,000 रुपीज़ की बात। तो यहाँ पर लिख दें ऐड डिक्रीज इन रिलेटेड लायबिलिटीज, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 6,000। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे कैश पेमेंट और एक्सपेंसेस। दोबारा यहाँ पर इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, ये सारा वैल्यू क्या कर दूंगा, सेलेक्ट कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। वैल्यू कितनी आ गई 2,69,000। इसको कंट्रोल C करें, इधर आए, इधर पेस्ट कर लें और यहाँ पर क्या करें, लिंक लगाएं, ठीक है, ऑटोमेटिकली वैल्यू आ पहुँचे। अच्छा जी, अब आप सोचेंगे कि मेरे पास तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्योंकि मेरे पास रूल ख़त्म हो गए ना रूल। नहीं, आपने यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं करना, आपने क्या करना है, या आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना है या आपने इनकम स्टेटमेंट को फॉलो करना है। ये देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अभी भी हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 6। इसमें लिखा है कि द एक्रूड लायबिलिटी फॉर इंटरेस्ट पेबल इंक्रीज बाय 7,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो हमारे पास रूल है ही नहीं, ये जो आखिरी वाला स्टेप है एक्सपेंसेस वाला, सब एक्सपेंसेस के लिए वही वाले रूल हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि अगर इंटरेस्ट पेबल है तो उसकी ट्रीटमेंट में कौन से एक्सपेंस के साथ करूँगा। याद रखें जिस चीज़ से लायबिलिटी बनी है, और वो बाद में एक्सपेंस बन रहा है तो उस चीज़ की लायबिलिटी की ट्रीटमेंट भी उसी एक्सपेंस के साथ होगा। अगर इंटरेस्ट पेबल है जो बाद में आपका क्या बनेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा, तो इसी इंटरेस्ट पेबल की एडजस्टमेंट भी इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ होगा। सेकंड आपके पास है इनकम टैक्स पेबल, जो आपका लायबिलिटी है जो बाद में क्या बनेगा, इनकम टैक्स एक्सपेंस बनेगा। तो इस इनकम टैक्स पेबल की ट्रीटमेंट भी किस चीज़ के साथ होगी, इनकम टैक्स एक्सपेंस के साथ होगी। ये मैंने पिछले क्लास में वो बुक पीछे 2 बच्चे बैठे ये थे ऑलरेडी, वहाँ पर भी मैंने बताया था जिस चीज़ की लायबिलिटी है और जो बाद में एक्सपेंस बन रहा है उसकी एडजस्टमेंट उसी एक्सपेंस के साथ ही होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा क्वेश्चन में चले जाएं और इनकम स्टेटमेंट में देख लें क्योंकि एक्सपेंस को हम कर रहे हैं ना। ये देखें आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है करेंगे, वहाँ पर इंटरेस्ट पेबल होगा, तो जब आप पेमेंट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंस बन जाएगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की वैल्यू कितनी है 35,000, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में आ जाएं, यहाँ पर लिख दें इंटरेस्ट एक्सपेंस, वैल्यू कितनी है 28,000, ठीक है।
28,000 वैल्यू है, तो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 35,000। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि इसके साथ वो एडजस्टमेंट भी करेंगे। एक्रूड लायबिलिटी फॉर इंटरेस्ट पेबल इंक्रीज बाय 7,000। ये वैल्यू अभी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो जब इंक्रीज होगा लायबिलिटी है ना, तो आखिरी वाला रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर इंक्रीज हो चुकी है तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में चले जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे लेस इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेबल। कितनी वैल्यू थी, हाँ 7। अब इधर मैंने क्या करना है, इधर मैंने दोबारा सम वाला फार्मूला नहीं लगाना, यहाँ पर लिख देंगे कैश पेमेंट फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। वैल्यू कितनी आ गई, 28,000, ठीक है। इसको कंट्रोल सी करें, इधर आए कंट्रोल वी करें और इधर क्या लगाएंगे, लिंक लगाएं, ठीक। कितनी वैल्यू है, 28,000, ठीक है। हाँ जी, 50। हाँ वो भी कर सकते हैं मैनुअली। वो नॉर्मली माइनस लगा के जो ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, फिर सम वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो वाला माइनस लगाएंगे तो फिर सम वाला फार्मूला। सर ये वो मैनुअली माइनस से कह रहे हैं कि बस खुद माइनस करके वैल्यू लिख देंगे। हाँ कर सकते, आपकी अपनी नहीं। जी सर। लेकिन अपना इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर एक्सेल का क्या फ़ायदा। वही बात है सर, वही बात है। अच्छा जी, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट। हमारे पास में हमारा क्या इनकम टैक्स एक्सपेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है, 36,000। कौन से वो चेक करते हैं, लेकिन वही आखिरी एक्सपेंस रहता है 38,000। फिर क्वेश्चन में चले जाएंगे और टेबल में देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक्रूड लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स पेबल डिक्रीज बाय 2,000 ड्यूरिंग ईयर। अगर इंक्रीज माइनस हो रहा है तो डिक्रीज क्या होगा, प्लस ऐड होगा। तो ऐड करें और यहाँ पर लिख दें डिक्रीज इन इनकम टैक्स पेबल। कितनी वैल्यू है, इनकम टैक्स की वैल्यू कितनी, ये वो तो है इधर करते हैं 36,000। कंट्रोल सी करें, कंट्रोल बी करें और इंटरेस्ट को क्या करें, इनकम टैक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। वैल्यू कितनी आई, 38,000। इसको कंट्रोल सी करें, इधर कंट्रोल बी करें, इधर लिंक लगाएं और ये, ठीक है। ये आपका सारी वैल्यू हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग की तरफ। ये सारा सेलेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर लेंगे, टाइम न्यू रोमन कर लेंगे। इस सारा सेल को सेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल 1 कर लेंगे, नंबर पे चले जाएंगे, नंबर के अंदर जाके डेसिमल प्लेस 0 करें, यूज 1000 सेपरेटेड कर ले और करेंसी का साइन कौन सा है, डॉलर। ओके, सारी वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू जो है ये आउटफ्लो है ना, क्या क्या आ रहा है, पी आ रहा है ना। देखिए दोनों तीन के साथ, ये इसको मैं कंट्रोल बी से हटाता हूँ। ये देखिए इन तीन के अंदर आर है तो ये रेवेन्यू है, इनफ्लो है, और ये 4 के साथ पी है तो ये क्या है, आउटफ्लो है। और याद रखें कैश फ्लो के अंदर आउटफ्लो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इसके साथ आप देखिए इक्वल टू का साइन लगा है, तो इसके सामने मैं क्या कर लूँगा, नेगेटिव का साइन लगाऊंगा। ये देखिए नेगेटिव में पहुँच गई, ठीक है। इधर चला जाऊँगा, इक्वल टू के बाद क्या लगाऊंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा। अब
कौन सा होगा? नहीं सारू नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। या पहले कर दे कंट्रोल डी प्रेस कर दे तो आपके पास आखिरी वाली वैल्यू भी आ जाएगी। हाँ जी आ गए। अब ये वाली वैल्यू इतनी ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं है तो आपने क्या करना होगा, इन सारी वैल्यू को सेलेक्ट करो, कंट्रोल 1 प्रेस करो और इस मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है, करेंसी के अंदर रेड कलर जो आउटफ्लो रिप्रेजेंट करती है। आ गई वैल्यू। नेट आखिरी हमारे पास कंपोनेंट क्या होगा, नेट कैश प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नेट कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो वो लिखते हैं, नेट कैश रिसीव CIEVD, नेट कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, सम वाला फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, ये सारों को सेलेक्ट कर लूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। ये देखो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 50,000 रुपये। और वैल्यू किस चीज़ में है, वैल्यू पॉजिटिव में है, इसका मतलब है कि इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम। ये हमारे पास आ गई। सेकंड हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और रिमेंबर बांधते हैं इन्वेस्टिंग के लिए कोई रूल हमारे पास नहीं है, बस आपने सिर्फ देखना होगा कि पैसे कहाँ गए और कहाँ से आए, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल C कर लूँगा। अब मैं क्वेश्चन में चला जाऊँगा और अब मुझे ये वाला क्वेश्चन रिक्वायर्ड होगा। अब देखें यहाँ पर इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लिखा है, इसको ज़रा गौर से दोबारा देखें। इन एनालिसिस ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटी अकाउंट शो डेबिट एंट्री ऑफ 65,000 रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज परचेज्ड। याद रखिए जब भी कोई वैल्यू डेबिट साइड पे रिपोर्ट हो या जिसके साथ डेबिट एंट्री लिखा हो, इसका मतलब है कि वो कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो क्रेडिट साइड पे होगा वो कैश इनफ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि डेबिट एंट्री है 65,000, इसका मतलब है मार्केटेबल सिक्योरिटी को परचेज किया है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा परचेज ऑफ मार्केटेबल परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और वैल्यू कितनी है 65,000। जो डेबिट साइड है आउटफ्लो और जो क्रेडिट साइड है वो इनफ्लो, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि हर जगह आपके पास ये वाली नरेशन होगी। अगर आपको ये वाली वैल्यू डेबिट और क्रेडिट साइड पे दिया जाए तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। जो वैल्यू डेबिट साइड पे होगा आउटफ्लो होगा और जो क्रेडिट साइड पे होगा वो इनफ्लो होगा। आप रेफरेंस के लिए बुक देख सकते हैं, बुक में इस तरह के क्वेश्चन हैं जहाँ पर ये वाली नरेशन नहीं है, जहाँ पर वैल्यू डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिखी है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग आगे कहते हैं क्रेडिट एंट्री ऑफ 44,000 रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ ये इनफ्लो है तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। प्रोसीड का मतलब है जहाँ से पैसे आए, जिसमें इनफ्लो है रिसीट भी आप लिख सकते हैं। ये देखें, अब ये देखें दो टाइम पी है, तो परचेज आउटफ्लो है और प्रोसीड जो है वो इनफ्लो है। कितनी वैल्यू थी 44,000। लेकिन इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं ताकि ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस में आ जाए, ताकि पता चले कि ये आउटफ्लो है, ठीक है। रेड हो आखिर में कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात है, आप ज़रा इनकम स्टेटमेंट में चलते हैं ना, अब वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। और ये क्या होगा, नहीं लैपटॉप पर चार्जिंग वीडियो बंद है। और ने में थोड़ा चार्जिंग दे चार्ज आपके पास। ओ यार किसी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आ जाए ना कि कंपनी ने कुछ चीज़ भेजी है, चाहे वो मार्केटेबल सिक्योरिटी हो चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, किसी चीज़ के बेचने के साथ दो चीज़ एसोसिएट होती हैं, या बेचने से उससे गेन आता है या बेचने से उससे लॉस आता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज करें आपके पास एक एसेट पड़ा है जो आपने डिप्रिशिएट किया और आपको पता है कि उसकी जो बुक वैल्यू है वो 20,000 है। आप मार्केट में गए, आपने उसको 25,000 रुपये में बेच दिया, तो ये जो 5,000 रुपये हैं दिस इज नोन एज गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट।
और अगर आपने 20,000 की जगह उसको 15,000 रुपये बेच दिया तो दैट इज़ नोन एज लॉस ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी या लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है कि कंपनी ने 44,000 रुपये की क्या बेची है, सिक्योरिटी बेची है, तो लाजमी बात है इसके साथ गेन और लॉस एसोसिएट होगा। तो मैं अब देखिए ये क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर लॉस होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा, माइनस होगा, और गेन होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा, प्लस होगा। तो आप क्वेश्चन में चले जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे लॉस ऑन सेल्स ऑफ, या ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं, टाइम नहीं लगा लॉस ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। कितनी वैल्यू थी, 4, और ये क्या होगा, माइनस होगा ना, लॉस है। तो इसके साथ F2 प्रेस करें, आगे भी ब्रैकेट लगाए और पीछे भी ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा जी, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड कंपोनेंट। इसके अंदर गेन भी है, ठीक है, ये गेन भी लेके जाना है। आगे कहते हैं एनालिसिस ऑफ द नोट रिसीवेबल अकाउंट शो 17,000 इन डेबिट एंट्री रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट कैश लोन बाय एलेजन कॉर्पोरेशन। जो आपके पास 17,000 रुपये की नोट्स रिसीवेबल थे जो डेबिट एंट्री हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कंपनी ने जो एलिसन कॉर्पोरेशन है उसने लोन दिया है, किसको, बोरोवर्स को। तो अगर बोरोवर्स को लोन दिया है तो वो क्या है, आउटफ्लो है ना, ठीक है। तो अगर आउटफ्लो है तो इस पर क्या कर देंगे, तो क्वेश्चन में दोबारा चले जाए और यहाँ पर लिख देंगे लोन मेड टू बोरोवर्स, ठीक है। वैल्यू कितनी है, 17,000, और क्या होगा, माइनस होगा ना, क्योंकि लोन मेड टू बोरोवर्स है तो आउटफ्लो है, कंपनी ने लोन दिया है लोगों को, ठीक है, 17। आगे कहते हैं कि इन डेबिट एंट्री एंड 12,000 इन क्रेडिट एंट्री रिप्रेजेंटिंग द कलेक्शन ऑफ नोट्स रिसीवेबल। तो कलेक्शन है तो क्या होगा, इनफ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कलेक्शंस ऑफ नोट्स, कलेक्शन ऑफ नोट्स। अच्छा जी, एक और वर्ड भी आ गया, कलेक्शन। जब कलेक्शन भी आ जाए ना तो वो भी इनफ्लो है, तो वो क्या हो जाएगा, 12,000 इनफ्लो है। तो कंट्रोल C करता हूँ। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट वन, ये आउटफ्लो, और कलेक्शन ऑफ लोन जो है वो इनफ्लो। इस क्वेश्चन को ज़रा देख लें, ये आखिरी स्टेप है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखें सबसे ज़्यादा टाइम हमें किस चीज़ पे लगा, ऑपरेटिंग पे लगा, इन्वेस्टिंग पे टाइम नहीं लग रहा। बस आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इनफ्लो है और कौन सी आउटफ्लो। यहाँ पर लिखा है कि परचेज 2 लाख इन प्लांट एसेट पेइंग 1,60,000 कैश एंड इशूइंग अ लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल फॉर द 40,000 बैलेंस। कंपनी ने कितने पेमेंट की है, 1,60,000 रुपये की। इस टेबल को ज़रा देखें, कंपनी ने 2 लाख रुपए का एसेट लिया है, जिसमें से 1,60,000 रुपये कंपनी ने कैश दिया है और 40,000 का लोन दिया है, नोट्स इशू किया, तो 2 लाख पूरे हो गए। अच्छा, 2 लाख में से जो 44,000 रुपये हैं वो एसेट की बुक वैल्यू थी जब वो मार्केट में बेचने गए थे। लेकिन यहाँ पर लिखते हैं कि सोल्ड फॉर 75,000 कैश प्लांट एसेट विद द बुक वैल्यू ऑफ 44,000। बुक वैल्यू वही होती है जो आपकी नॉर्मल वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू जो आपके पास बच जाती है। 44,000 रुपये का एसेट था जिसको कंपनी ने किस चीज़ पे बेच दिया, 75,000 रुपये पे। तो 2 लाख से बुक वैल्यू माइनस करो और 40,000 डिप्रिसिएशन माइनस करो, तो टोटल कलेक्शन कितनी एसेट्स की आई है, 1,16,000। आपने इसकी नहीं देखनी, आपने इसको देखना है कि कंपनी ने पेमेंट कितनी की है। तो कंपनी ने पेमेंट कितने का किया था, 1,60,000, क्योंकि ये 44,000 तो आपके पास आए हैं और ये 40,000 ऑलरेडी आपने माइनस किए हैं। तो 2 लाख से 40 माइनस करो तो वो कितने रह जाते हैं, 1,60,000 यार देखिए, आप एक एसेट को लेते हो, उसकी लैपटॉप आपने लिया, आप कहते हैं कि 5 साल बाद अगर इसको मैं भेजूंगा तो 20,000 तो मिलेंगे, इसको बुक वैल्यू। अब आप मार्केट में गए, आपने 25 का बेच दिया तो 5,000 रुपये गेन हो गए और 20,000 रुपये उसकी बुक वैल्यू। आप मार्केट में गए, आपने 15,000 रुपये बेच दिया तो 20,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 5,000 आपकी लॉस हो गई। आपके पास जेब में मोबाइल है ना, बाद दफ़ा बंदा सोचता है कि यार अगर पैसों की ज़रूरत हुई तो ये 50,000 रुपये का तो मोबाइल ही होगा मार्केट में, वही हमारी वैल्यू। यहाँ पर लिख देंगे परचेज ऑफ प्लांट एसेट्स, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1,60,000, और ये आउटफ्लो है ना, कंपनी ने परचेज किया है, पी आया है,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो माइनस हो जाएगा। आखिर में कहते हैं कि कंपनी की एसेट की वैल्यू कितनी थी, 44,000, और कितने की बेची है, 75,000 रुपये। तो 31,000 रुपये क्या आया है, गेन आया है। तो गेन कहाँ से आपको पता चलेगा, ये गेन बेसिकली आपको पता चलेगा इनकम स्टेटमेंट से। ये देखिए गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट, ये है ना 31,000 रुपये, 31 और 44 कितने हो गए, 75, ठीक है। तो आप अच्छा यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि 44,000 रुपये को अलग रिपोर्ट करते हैं और 31,000 रुपये को अलग रिपोर्ट करते हैं। बाज़ दफ़ा लोग 75,000 को एक साथ रिपोर्ट करते हैं। तो द कंसर्न इज़ यूर्स, द चॉइस इज़ यूर्स कि आप इसको कैसे करें। 44 और 31 को अलग अलग रिपोर्ट करें। अलग अलग कैसे रिपोर्ट करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट, प्रोसीड फ्रॉम बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट 44,000 वो आ जाएगा, और गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट 31,000 रुपये वही वाले आ जाएंगे, ठीक है। आप 44 और 31 को अलग अलग भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और आप 75 को एक साथ भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप दोनों वैल्यू को अलग अलग रिपोर्ट करें ताकि ऑडिट में प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोसीड फ्रॉम, ये वाला सी डबल ई, proceed from book value of plant assets। कितनी वैल्यू थी, 44,000। ये इनफ्लो है ना, पी है तो प्रोसीड है तो इनफ्लो हो गई। गेन ऑन सेल ऑफ क्या, ये हमारे पास आया है। ये बुक की अपनी वैल्यू थी, वो आपको मिलने वाला है। आगे जो मिले हैं वो ये है, वो कितनी थी, 31,000। ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। लॉस माइनस होगा और गेन क्या होगा, प्लस होगा, 75। तो आप 75,000 एक साथ भी रिपोर्ट कर सकते हैं और दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। वंस यू डन विद दिस, तो आप चले जाएं, इसको क्या करें, टाइम न्यू रोमन करें, टाइम न्यू रोमन करें, और इसमें जो नेगेटिव वैल्यू है देखें। अब नेगेटिव को एक साथ कैसे करना है, ये 65,000 है ना, इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल को होल्ड रखें, 4,000 को सेलेक्ट करें, 17,000 को सेलेक्ट करें, और 1,60,000 को सेलेक्ट करें। कंट्रोल को मैंने होल्ड किया है, और जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको एक दफ़ा क्लिक करें, डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल टाइम क्लिक करना है। कंट्रोल 1 प्रेस करें और इसको ये वाला क्लिक करें, ताकि वो क्या रिप्रेजेंट करे, आउटफ्लो। आखिर में हमारे पास क्या आंसर आएगा, नेट कैश रिसीव फ्रॉम, ये कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग की जगह ये इन्वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगाऊंगा, सम वाला फॉर्मूला, ये सारी वैल्यू प्लस सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1,50,000। अब जब माइनस आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा, आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम। अब ये भी आउटफ्लो है, तो इसको भी सेलेक्ट करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें और इसको रेड ब्रैकेट में क्लोज करें और रेड करें, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल एस करें तो ये आपकी सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव में है जिसको मैं ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो वैल्यू आउटफ्लो में है ये लाजमी नहीं है। आपने बस ये करना है कि कैश फ्लो के अंदर कभी भी नेगेटिव का साइन नहीं लगाना, आउटफ्लो का साइन लगा, और आपका आउटफ्लो ज़्यादा हो सकता है, ये लाजमी नहीं है। कई दफ़ा आपका ऑपरेटिंग से इनफ्लो होगा, इन्वेस्टिंग से आउटफ्लो होगा, कई दफ़ा इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग से इनफ्लो होगा, फाइनेंसिंग से आउटफ्लो होगा। आपका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके पास आखिर में आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एस कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आखिर में एक रहता है एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी।